वेलकम जीएस एकेडमी डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में चर्चा में है। क्यों है, आइए देख लेते हैं। तो भारतीय सेना की एक दूरदर्शी पहल है ये प्रोजेक्ट उद्भव, और इसका उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, ये क्या है, एक पहल है, भारतीय सेना की पहल है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है, इस पहल का उद्देश्य देख लेते हैं प्रोजेक्ट उद्भव का। तो प्राचीन धर्म ग्रंथों में प्राप्त स्टेटक्राफ्ट, रणनीतिक, कूटनीतिक और युद्ध नीति संबंधी ज्ञान को आधुनिक सैन्य तकनीकों के साथ मिश्रित करना और वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना। तो जो आज सुरक्षा चुनौतियां हैं, ठीक है, उनका समाधान प्राचीन काल में जो प्राचीन ग्रंथों में मेंशन है, स्टेट क्राफ्ट अर्थात शासन कला से संबंधित, रणनीति से संबंधित, कूटनीति से संबंधित, युद्ध नीति से संबंधित, उनसे कंपेयर करके आज के वातावरण के अनुकूल, सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल इसे बनाए जाने का प्रयास है। आगे देखते गए, प्रोजेक्ट उद्भव प्राचीन सामरिक व रणनीतिक ज्ञान और आधुनिक सैन्य तकनीकों के बीच के अंतराल को समाप्त करता है। जो चीज आप छोड़ चुके हैं, पुरानी वॉर टैक्टिक्स, ठीक है, पुरानी रणनीतिक समझ, उनके साथ सामंजस्य बिठाना है, इस अंतराल को समाप्त करना है, क्योंकि अभी भी प्रासंगिकता बनी हुई है, भले ही वो बात प्राचीन काल की रही हो या प्राचीन काल के समय में ऐसी चीजों को उपयोग में लाया जाता रहा। तो इस अंतराल को समाप्त करना है और उसे वर्तमान युग के अनुकूल बनाना है। साथ ही प्रोजेक्ट उद्भव का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? प्राचीन भारतीय विद्वान चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि चाणक्य, भले ही आप वर्तमान समय भारत में उपेक्षित हो गए हों चाणक्य, लेकिन आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है वॉर टैक्टिक्स के रूप में, खासकर स्टेट क्राफ्ट और युद्ध कला के रूप में। स्टेट क्राफ्ट क्या है? आपका शासन कला। तो चाणक्य की शिक्षाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है, और अब यूएसए में या पेंसिल्वेनिया के एक प्रतिष्ठित सैन्य कॉलेज में ये एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल है। ठीक है, सिलेबस के रूप में चाणक्य पढ़ाए जाते हैं, उनकी वॉर टैक्टिक्स, उनकी स्टेट क्राफ्ट और उनकी स्ट्रेटजी के विषय में, वॉर स्ट्रेटजीज के विषय में पढ़ाया जाता है। तो यूनाइटेड, कौन सा सैन्य कॉलेज है? पेंसिल्वेनिया में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान की स्थायी प्रासंगिकता आप देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी इसे स्वीकार्यता मिली हुई है, और अब भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एशियाई पैरा गेम्स 2023, ठीक है, इनका उद्घाटन 22 अक्टूबर को हुआ, और ये हांगझू, जहां पर आपके एशियन गेम्स हुए थे, वहीं पर इनका आयोजन किया जा रहा है। एशियाई पैरा गेम्स एरिया, ठीक है, तो इनका चौथा संस्करण इस समय चालू है। 2010 से शुरू हुए थे एशियाई पैरा गेम्स, 2010, 4 साल के अंतराल में होते हैं, ओलंपिक की तरह। 10, 14, ठीक है, 18 और 22 वाले 22 में नहीं हो पाए थे, वही आपके 23 में हो रहे हैं कोविड के कारण। ठीक है, कोविड के प्रकोप के कारण 22 वाले ही शिफ्ट हो गए हैं 2023 में। तो भारतीय खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे 22 खेलों में, नहीं 22 खेल हैं टोटल, और भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे 17 में। ठीक है, तो 22 स्पर्धाएं हैं, उसमें से 17 में भारतीय खिलाड़ी भाग लेते हुए आपको दिखेंगे, और भारत ने 303 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा दल है, और भारत ने अपना टारगेट सेट किया है कि वो 100+ मेडल जीतने का टारगेट रखेगा। अभी तक 100 भारत इसमें नहीं जीत सका है। भारतीय ध्वजवाहक पारुल परमार रहे, ठीक है, जो भी इनॉग्रेशन के दिन भारतीय ध्वजवाहक पारुल परमार, ये पैरा शटलर है, और साथ ही सह ध्वजवाहक रहे अमित सरोहा, ये पैरा क्लब थ्रोअर है। क्लियर? भारत के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डाल लें। अब तक के प्रदर्शन का मतलब पिछले एशियाई गेम्स में, तो 2010 जैसा कि पहला रहा, इसमें भारत 15वें स्थान पर रहा था। इंचन, ग्वांगझू, यहाँ जो पहला हुआ था, कहाँ हुआ था? चाइना में, ग्वांगझू में। दूसरा इंचन, ठीक है, ये 2014 में हुआ कोरिया में, इसमें भी भारत की पोजीशन 15वीं रही। और तीसरा पालिम्बांग जकार्ता में हुआ 2018 में, इसमें भारत की पोजीशन 9th रही। ठीक है, तो भारत की स्थिति लगातार सुधरती हुई दिखी है, और इस बार उम्मीद है कि भारत का प्रदर्शन और भी अच्छा रहेगा। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024, वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। इसे आप याद रखिए, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट
2024 को जारी किया है और साथ ही कुछ अनुशंसाएं भी की हैं कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए या इसे अनुकूल बनाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। अरबपतियों पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स का समर्थन करती है। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन ने की इस रिपोर्ट के अनुसार जो अनुशंसाएं हैं उसमें क्या है, जीएमटी का समर्थन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स अरबपतियों पर, जो बिलियनियर हैं उनकी संपत्ति पर यह रिपोर्ट 2% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखती है। संपत्ति पर, याद रखिए इनकम पर नहीं, संपत्ति और इनकम दोनों में डिफरेंस होता है, तो संपत्ति पर 2% टैक्स लगाने की बात कर रही है। दूसरा, अरबपतियों पर कर लगाने के लिए तंत्र स्थापित करना, ऐसा तंत्र स्थापित करना जो ऐसे लोगों के ऊपर, खासकर जो उस पर्टिकुलर देश के निवासी हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, टैक्स हेवन देश में करते हैं, टैक्स हेवन देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं जबकि रहते किसी और देश में, तो ऐसे अरबपतियों पर नजर रखना है, इन पर टैक्स लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करना है। साथ ही ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री, गार, ठीक है, ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है क्योंकि ये टैक्स चोरी को बेहतर ढंग से निपट सकती है। क्लियर, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 2% संपत्ति कर, इसी की बात की जा रही है और ये बातें तो पहले भी हो चुकी हैं, इस बात पर आपको ध्यान रखना है, 2% जीएमटी। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल स्टेटरिंग अवेयरनेस डे 2023, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, 22 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 2, और इसे अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, थीम भी आप याद रखिए। और ये जागरूकता दिवस होते हैं, कोई भी डे इस तरह जो सेलिब्रेट होते हैं क्या होते हैं, जागरूकता दिवस ही होते हैं। ये दोनों को जागरूक कर रहा है, अर्थात जो इससे पीड़ित है, जो हकलाने वाला व्यक्ति है, उसको भी उम्मीद देता है कि ये ऐसी समस्या है जिसे दूर किया जा सकता है, उसे उम्मीद देता है। साथ ही उन व्यक्तियों को भी जागरूक करने का प्रयास करता है जो हकलाने वाले व्यक्तियों को चिढ़ाते हैं और उन पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा को समझने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति इसमें मानसिक पीड़ा से गुजरता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, समाज को फेस करने से डरता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इसमें जागरूक किया जा रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज से बचें कि किसी का मानसिक स्तर या किसी की मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो। आगे देखते हैं, डीजी कवच। ठीक है, डीजी कवच हाल ही में चर्चा में, गूगल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और भारतीय संदर्भ में लॉन्च किया गया है। कवच से आप समझ जाइए कि आधा ये कवच शब्द क्या है, भारतीय संदर्भ, भारतीय भाषा से संबंधित है, तो गूगल ने इसे भारत के लिए लॉन्च किया है। और किस मामले पर, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की जो शिकायतें बढ़ रही हैं उन चिंताओं को दूर करने के लिए। हाल ही में आपने देखा कि ऑनलाइन लोन के फ्रॉड केस में बहुत सारे लोग फंसे और एक दो घटनाएं तो ऐसी हुई जिसमें उन्होंने पूरे परिवार के साथ जो है आत्महत्या कर ली। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए गूगल ने डीजी कवच को लॉन्च किया है, जिसमें इसमें क्या है देख लेते हैं। ऑनलाइन स्कैमर के द्वारा जो उपयोग में लाए जाने वाले तरीके हैं, जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, उनका अध्ययन करना और इन फ्रॉड्स के खिलाफ मुकाबला करने के लिए बेहतर रणनीति विकसित करना शामिल है। ठीक, तो जो तरीके अपनाएंगे उनके काउंटर में ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। इसके लिए गूगल ने क्या किया, फेस के साथ साझेदारी की है। ठीक है, फेस क्या है आपका, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, फेस के साथ उन्होंने क्या किया, साझेदारी की है गूगल ने। और ये साझेदारी भारत में गूगल प्ले स्टोर पर जो डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स हैं, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो डिजिटल लोन देने का दावा करते हैं, उनकी पहचान करेगा और उनको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इन्हीं ऐप के माध्यम से ये फाइनेंशियल फ्रॉड के तरीके अपनाए जा रहे हैं। फेस जैसे मैंने बताया क्या है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। जन्म के समय लिंगानुपात, ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ। आइए देख लेते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा इसे जारी किया गया हाल ही में, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये हमेशा याद रखिए कि किसके द्वारा जारी किए गए, क्योंकि एक ही तरह के आंकड़े अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भिन्न भिन्न रूप में जारी होते हैं। तो इसे जारी किया है एसआरएस ने, एसआरबी को किसने जारी किया है, एसआरएस ने। एसआरएस क्या आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार देख लेते हैं कि क्या है, जन्म के समय लिंगानुपात, ठीक है, एसआरबी अर्थात सेक्स रेशियो एट बर्थ में 3 अंकों का सुधार दिखा है
और 2017-19 में 904 था, जबकि 2018-20 में जो कि लेटेस्ट अभी आया है उसमें 907 हो गए। तो 904 से कितना हो गया है, 907। तो 3 अंकों की वृद्धि देखी गई है। इसमें सर्वेक्षण में 22 राज्य शामिल थे, जिनमें से 12 में पॉजिटिव टेंडेंसी दिखी है। 22 राज्यों में कितने, 12 राज्यों में पॉजिटिव टेंडेंसी दिखी है। और ये SRS क्या है आपका, नमूना पंजीकरण प्रणाली, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिए आप, SRB और SRS 907, 2-3 फैक्ट इसके अंतर्गत बड़े इंपॉर्टेंट। गजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन, ठीक है, गजा इजराइल और गजा के बीच संघर्ष, फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चालू है, ठीक है, हमास को लेकर, तो उसमें जो मानवीय आपदा जैसी स्थिति पैदा हुई है उसको मेंटेन करने के लिए शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर, काहिरा या कैरो, ठीक है, इंग्लिश में कैरो स्पेलिंग है इसकी, इजिप्ट या मिस्र में। तो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है शांति शिखर सम्मेलन, यूएनओ के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष की वर्तमान स्थिति में शांति प्रक्रिया बहाली के लिए और गाजा को तत्कालीन मानवीय सहायता पहुंचाने पर यह केंद्रित रहेगा, क्योंकि वहां की स्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं और इजराइल अपने रास्ते से मानवीय सहायता पहुंचने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर है शांति शिखर सम्मेलन, यूएनओ के नेतृत्व में हो रहा है, मिस्र में हो रहा है, कैरो में हो रहा है। आगे चलते हैं, मिशन शक्ति कैफे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मिशन शक्ति किसकी योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की। और गोंडा जनपद में पहली मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत की जा रही है। मिशन शक्ति कैफे जो पहला है वो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हो रही है। और इसके चौथे चरण, मिशन शक्ति है क्या, महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान और स्वावलंबन की बात करता है। इसका चौथा चरण हाल ही में शुरू किया गया है और इस पहल को पूरे राज्य में चालू किया जाएगा मिशन शक्ति कैफे को, जिसकी शुरुआत हुई है गोंडा से। गोंडा में कहाँ पर, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में पहला ऐसे कैफे खोला गया है। ठीक है, ये स्कूल और कॉलेजों में स्थापित किए जा रहे हैं ऐसे कैफे, जिन्हें संचालित कौन करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा, महिला सदस्यों के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। क्लियर। शक्ति वंदन समारोह, तो गोंडा फिर से इसमें चर्चा में आता है। शक्ति वंदन समारोह का आयोजन भी गोंडा में होता है। ये कन्या पूजन समारोह, जैसे नवरात्रि में आप घरों में करवाते हैं कन्या पूजन, उसी तरह का ये सरकारी स्तर पर प्रयास है। ठीक है, कन्या पूजन समारोह कहाँ हुआ, गोंडा में। और 11,000 बेटियों का भव्य कन्या पूजन समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये प्रदेश का नहीं बल्कि देश का अब तक का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह। तो कितनी 11,000, कितनी बेटियां, 11,000 बेटियों का कन्या पूजन समारोह आयोजित होने जा रहा है। आगे देखते हैं, हाँ, इसी के अंतर्गत नौ देवी सम्मान, ठीक है, नौ देवी सम्मान भी घोषित किए गए हैं 9 अलग अलग क्षेत्रों, क्योंकि नवरात्रि के समय में तो उन्हीं को समर्पित है 9 देवियों को। 9 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को ये सम्मान प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, शक्तिबंधन समारोह के अंतर्गत 9 देवी सम्मान दिए गए। ठीक है, 9 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को, और ये क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं कौन कौन से, पुलिस, उद्यमी, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायती राज, कला और एनजीओ। ये 9 क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। लद्दाख हिमालय में मूंगा चट्टान के जीवाश्म, कोरल रीफ फॉसिल्स इन लद्दाख हिमालय। कोरल रीफ कहाँ होते हैं, समुद्र में होते हैं, जबकि यहाँ पर चर्चा कहाँ के लिए हो रही है, हिमालय के लिए हो रही है। तो आइए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है। भारतीय जियोलॉजिस्ट रितेश आर्य, ठीक है, रितेश आर्य ने पूर्वी लद्दाख हिमालय, याद रखिए पूर्वी लद्दाख हिमालय, पूर्वी हिमालय नहीं, पूर्वी लद्दाख अर्थात लद्दाख हिमालय का पूर्वी हिस्सा, वहां बर्त्से में, ठीक है, बर्त्से में समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज की है। ठीक है, इनका पता लगाया है। तो इस खोज के अनुसार क्या है कि लद्दाख समुद्री जीवन, प्रवाल भित्तियों और समुद्री तत्वों के इतिहास को समेटे दिखता है। और हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उसमें आपको क्या बताया गया कि टेथिस सागर के मलबे में जब फोल्डिंग होती है तो उससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति सागर से है। तो सागरीय अस्तित्वों को समेटे हुए है और इसकी खोज
या ये अवधारणा जो थी, इसमें बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये साक्ष्य भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग पक्ष रखता है कि हिमालय या लद्दाख क्या है, समुद्री इतिहास को समेटे है। इनके इतिहास में क्या है, समुद्र से संबंधित बहुत से पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो लद्दाख के साथ-साथ हिमालय के इतिहास जैसे मैंने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत समुद्र से ही जुड़ा हुआ है, टेथिस सागर से जुड़ा हुआ है। उसमें जो मलबा जमा हुआ था उसकी फोल्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो हिमालय के इतिहास को आप समझ सकते हैं, उसकी उत्पत्ति समझ सकते हैं, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिसर्च है। ये हो गई आज की महत्वपूर्ण घटनाएँ और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। बहुत ही कम समय में ये कंप्लीट हो जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस तरह हमारा आप समर्थन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।